हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस की एनसीईआरटी। तो साइंस का हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी फ्रॉम क्लास 9th। गाइज, एनसीईआरटी बहुत अच्छे से आप जानते हैं, एनसीईआरटी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और साइंस की तो बेसिकली उसमें दिया हुआ है जनरल साइंस, अगर हम प्रीलिम्स की बात करें, ठीक है। और अगर हम मेंस की बात करते हैं तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से वेरियस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेंस में भी। तो उसके लिए हमें साइंस की बेसिक नॉलेज, बेसिक फाउंडेशन हमारा बिल्टअप होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों के लिए साइंस की ये सीरीज स्टार्ट की गई है आज से हम क्लास 9 स्टार्ट करेंगे। विल स्टार्ट विथ चैप्टर 1। चैप्टर 1 क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास के पदार्थ, ठीक है। कि हमें आसपास हमने क्या क्या चीज़ें, क्या क्या मैटर हमें देखने को मिलता है, हम उसके बारे में पूरी डिटेल में इस चैप्टर को देखेंगे। ईच एंड एवरीथिंग विल कवर अबाउट इट, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग्स, we see a large variety of things with different shapes, sizes, and textures. Everything in this universe is made up of material which scientists have named matter.
क्या चीज़ है कि अगर हम अपने आसपास देखते हैं, हमारे सराउंडिंग्स मतलब हमारे आसपास, ठीक है, जहाँ पे हम रह रहे हैं, तो हम अपने आसपास की जब चीज़ों को देखते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं। जहाँ पे भी अभी आप बैठ के ये लेक्चर भी सुन रहे होंगे, तो आप अगर अभी अपनी थोड़ी सी आइज़ इधर उधर घुमा के आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हर चीज़ सेम नहीं होगी, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें होंगी आपके पास, उनका साइज अलग अलग होगा, कोई छोटी सी चीज़ होगी, कोई बड़ी चीज़ होगी, वेरियस थिंग, ठीक है। किसी का टेक्सचर कुछ और होगा, किसी का कुछ और होगा, कोई चीज़ सॉफ्ट होगी, कोई हार्ड होगी, कोई डल होगी, ठीक है, और अलग अलग शेप्स में होगी, कोई राउंड शेप में है या कोई इर्रेगुलर शेप में है, तो ऐसे अलग अलग शेप्स में होंगी। तो क्या चीज़ है कि हमारी सराउंडिंग्स में बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, डे टू डे हमारी सराउंडिंग जैसे जैसे चेंज होती है, हम बहुत नई नई अलग अलग चीज़ों को देखते हैं, ठीक है, और वो हर चीज़ एक दूसरे से किसी ना किसी तरीके से इन वन वे और दी अदर वो अलग होती है। अब इनको हम कह देते हैं कि हमारे आसपास की जो मैं कह रही हूँ चीज़ें, मतलब हम उसको अगर बोले क्या है वो चीज़ें, मतलब मटीरियल्स, तो उसको साइंटिस्ट किस तरीके से बोलते हैं कि ये जो मटीरियल है उन्होंने इनको नाम क्या दिया है, मैटर, कि ये एक तरीके के मैटर हैं, ये पदार्थ है जो हम अपने आसपास देखते हैं, ठीक है। The air we breathe, the food we eat, stones, clouds, stars, plants and animals, even a small drop of water or a particle of sand, everything is matter. कि हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज तक क्या कॉन्स्टिट्यूट करती है, एक मैटर, एक पदार्थ। वो हवा जो हम जिसे हम सांस लेते हैं, ठीक है, जो हम इनहेल एक्सेल करते हैं, वो हवा भी एक मैटर है। जो खाना हम खाते हैं, जो पानी हम पीते हैं, पानी की हर एक बूंद, हर एक निवाला जो हम खाते हैं, वो एक मैटर है, ठीक है। हमारे आसपास हमें मिट्टी देखने को मिल रही है, कंकड़ देखने को मिल रहे हैं, पत्थर है, अ, तारे हैं, चांद है, बादल है, हर एक चीज क्या कॉन्स्टिट्यूट करती है, मैटर। वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। In other words, they have both mass and volume. क्या चीज़ है कि अगर अब ये जो हम चीज़ों की अभी हमने बात की कि हमारे आसपास अगर हम देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई होंगी, हमारे आसपास रखी हुई होंगी, ठीक है, अलग अलग तरीके की, अलग अलग उनमें कुछ ना कुछ डिफ्रेंसिएशन होगा। तो वो जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी जगह तो ले ही रही होंगी। इवन अगर हम छोटी से छोटी बात करें कि अगर आपके पास एक इरेजर रखी है, रबड़ है, वो भी चाहे थोड़ी सी जगह ले रही है लेकिन जगह तो ले रही है ना, जहाँ पे वो रखी हुई है वो जगह उसने ली हुई है, ठीक है, उसका कुछ उसमें मास है, ठीक है, उसका चाहे हल्का सा ही है, हल्का उसका कुछ वजन भी होगा, कुछ वॉल्यूम उसके उसमें कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि एक मैटर जो भी होता है उसका एक मास भी होता है और वॉल्यूम भी होती है, ठीक है, मतलब उसके पास द्रव्यमान भी होता है और आयतन भी होता है। तो ये थी बेसिकली मैटर, कि मैटर होता क्या है। सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स, कि पुराने टाइम से ही जो मानव हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, वो अपने सराउंडिंग्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जहाँ पे हम रह रहे हैं हमें अब आज के टाइम पे, अगर फॉर एग्जांपल अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, कृषि की बात करें, तो आज के टाइम पे हम जानते हैं ना एग्रीकल्चर के बारे में, कृषि विभाग के बारे में, या कृषि किस तरीके से की जाती है, कौन कौन सी क्रॉप्स हैं, कौन सी रबी क्रॉप्स है, कौन सी खरीफ क्रॉप्स है, कौन सी जायद क्रॉप्स हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम जानते हैं। लेकिन पहले के टाइम पे तो एग्रीकल्चर भी लोग नहीं जानते थे। उस टाइम पे हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा है, हिस्ट्री में क्या चीज़ है कि पहले के लोग हंटर गैदरर्स हुआ करते थे। तो क्या है कि पहले के लोग भी एग्रीकल्चर नहीं जानते थे, वो कैसे समझे हैं, कैसे जाने हैं, धीरे धीरे जब उन्होंने अपने आसपास के एरियाज को समझा, उनके आगे कुछ कुछ चीज़ें आई, उन्होंने उनको समझने की कोशिश की, वेरियस चीज़ें उनके सामने जब आई हैं, तो इसी तरीके से बहुत पुराने टाइम से अपने सराउंडिंग्स को, अपने आसपास की जगहों को ह्यूमन बींग्स, जो इंसान हैं, लोग हैं, वो समझते हुए आ रहे हैं। अर्ली इंडियन philosophers classified matter in the form of 5 basic elements: the Panch Tattva, air, earth,
फायर, स्काई एंड वाटर। कि जो पुराने मतलब पहले के टाइम के जो इंडियन फिलोसोफर्स थे, भारत के दार्शनिक थे, उन्होंने क्या मैटर को किस तरीके से क्लासीफाई किया। उन्होंने मैटर को बोला कि इसके अंदर अगर हम बेसिक बात करें तो बुनियादी में 5 ऐसे तत्व होते हैं, 5 एलिमेंट्स होते हैं, जिनको उन्होंने नाम दिया पंच तत्व। ठीक है, वो पंच तत्व में उन्होंने क्या कहा कि पहला तो आता है हवा, एयर, वाटर, पानी, अग्नि, फायर, ठीक है, स्काई, हमारा आसमान, और धरती, अर्थ। ये 5 तत्व ऐसे, ये पंच तत्व हैं जो कि एलिमेंट्स हैं, मतलब जो कि मैटर को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ये मैटर के ही एलिमेंट्स हैं। तो ये पुराने के इंडियन फिलोसोफर्स ने ये एक तरीके से डिफाइन किया मैटर को, कि मैटर उनके हिसाब से है क्या। जितनी भी उन्होंने चीज़ें समझी, जैसे उन्होंने समझा, उस हिसाब से उन्होंने ये पंच तत्व को निकाला एज मैटर। अकॉर्डिंग टू देम everything living और नॉन लिविंग was made up of these 5 basic elements। कि उनके हिसाब से क्या था कि जितना भी सब कुछ उनके सराउंडिंग्स में है, चाहे वो जीवित है या वो जीवित नहीं है, चाहे वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, वो इन्हीं 5 एलिमेंट से ही मिलके बना हुआ है। जो 5 एलिमेंट्स मतलब वो पंच तत्व जो हमने बात की, उन्हीं पंच तत्व से मिलके बना हुआ है। इसीलिए ही उन्होंने इन्हीं पंच तत्व को मैटर का नाम दिया कि ये मैटर के बेसिक एलिमेंट्स है, क्योंकि इनसे मिलके बनी हुई है बाकी सारी चीजें। एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर्स हैड अराइव्ड एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। कि जो पुराने ग्रीक फिलोसोफर्स थे वो किस पे आए, एक मैटर के सिमिलर क्लासिफिकेशन पे। मतलब जो ये क्लासिफिकेशन इंडिया के फिलोसोफर्स ने दी थी कि पंच तत्व होते हैं, ऐसी ही एक इसी तरह की एक क्लासिफिकेशन पे, मैटर की क्लासिफिकेशन पे कौन आए, जो पुराने टाइम के ग्रीक फिलोसोफर्स थे। उन्होंने भी मतलब इसी तरीके की क्लासिफिकेशन दी मैटर की। मतलब समवट वो सेम थी जो इंडियन फिलोसोफर्स ने दी, वही सिमिलर काइंड ऑफ ग्रीक फिलोसोफर्स ने दी। मॉडर्न डे साइंटिस्ट have evolved 2 types of classification of matter based on their physical properties and chemical nature। कि जो मॉडर्न टाइम के मतलब अभी जो आधुनिक भारत की अगर हम बात करें, आधुनिक समय के जो वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अब इसको किस तरीके से लेके आए हैं। जैसे कि पहले टाइम पे अब हमने बात की कि जो पुराने फिलोसोफर्स थे उन्होंने क्या कहा था कि ये बेसिक 5 एलिमेंट्स हैं, पंच तत्व हैं। तो अभी साइंटिस्ट ने इसकी क्लासिफिकेशन किस तरीके से की, उन्होंने 2 टाइप्स में करी कि मैटर के 2 टाइप्स हैं। एक तो वो किसके ऊपर बेस्ड हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी कि भाई वो किस तरीके का है, उसका टेक्सचर क्या है, उसका क्या साइज है, शेप है, कैसा दिखता है, किस तरीके का है, वो है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। एंड केमिकल नेचर, कि उसका केमिकल नेचर क्या है, ठीक है, उसकी रासायनिक प्रकृति क्या है, उसमें उन्होंने इनको क्लासिफाई किया मैटर को। ठीक है, किस पे, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल नेचर पे। गाइज मैं आपको थोड़ा सा ना स्लोली और थोड़ा डिटेल में इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको दोबारा एनसीईआरटी आप इसी से अपने इस तरीके से थोड़ा सा नोट्स, मेन पॉइंट्स नोट कर लें और बातें आपके माइंड में इस तरीके से रह जाएं कि आपको दोबारा एनसीईआरटी उठा के पढ़ना ना पड़े। ठीक है, इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपके कॉन्सेप्ट्स भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। सो अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्या। पार्टिकल्स क्या होते हैं, सबसे पहले पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते क्या है। पार्टिकल्स क्या होते हैं, जैसे कि पानी है, पानी के अंदर अगर हम नमक डालते हैं, सॉल्ट अगर डालेंगे तो वो जो सॉल्ट बेशक से घुल जाता है, पानी में वो बेशक से घुल जाएगा, लेकिन फिर भी हमें कुछ कुछ थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, वो पार्टिकल्स होते हैं। पानी भी हमें कभी भी ना बहुत ही ज़्यादा मतलब बिल्कुल हमें मिलता है कि क्लीन है, लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ कुछ तत्व होते, कुछ कुछ ऐसे पार्टिकल्स हमें देखने को मिलते हैं, वो पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, जो हमें किसी भी चीज़ में देखने को मिलता है। तो अब वो पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती क्या है, कि वो पार्टिकल्स किस तरीके से होते हैं मैटर के अंदर। फर्स्ट है
पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, कि जो ये मैटर, जिस किसी भी पदार्थ में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी पदार्थ में जब हमें कोई पार्टिकल देखने को मिलता है तो उन पार्टिकल्स के बीच में कुछ जगह होती है, स्पेस होता है। जैसे कि व्हेन वी मेक टी, कॉफी और लेमनेड, लेमनेड मतलब नींबू पानी, particles of one type of matter get into the spaces between particles of the other. This shows that there is enough space between particles of matter. कि जैसे मान लीजिए पानी है, पानी के अंदर अगर हमने अभी बात की कि हमने नमक मिलाया, तो वो नमक उसमें पूरी तरीके से मिल जाता है ना पानी में। मतलब क्या है कि जो पानी के पार्टिकल्स थे, पानी के अंदर जो थे पार्टिकल्स, उस मैटर में, वो मैटर क्या है, वाटर, वाटर के अंदर कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं और वो नमक, नमक के जो पार्टिकल्स हैं वो नमक उसमें डिसॉल्व हो गया। इसका मतलब उनके पार्टिकल्स में क्या है, कुछ जगह है जिसकी वजह से वो वहाँ पे नमक वहाँ पे पानी के अंदर एंटर कर पाया है और अपने आप को उसके अंदर घुल मिल पाया है, ठीक है। ऐसे ही हम चाय बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं, हम उसमें शुगर भी डालते हैं, ठीक है। हम उसमें चाय बनाने के लिए हम उसमें चाय पत्ती डालते हैं, शुगर डालते हैं, इलायची डालते हैं, तो वेरियस चीज़ें हैं। कॉफ़ी है, कॉफ़ी में हम शुगर भी डाल रहे हैं, कॉफ़ी पाउडर भी डाल रहे हैं, राइट। तो क्या चीज़ है कि वो आपस में, वो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, तभी वो उसके अंदर एंटर कर पाता है, वो मिक्सअप हो पाते हैं। हम ये जो चाय पीते हैं ना, वो उसमें जो चीज़ें मिक्सअप होती है वो इसीलिए मिक्सअप होती है क्योंकि उनके बीच में स्पेस होता है जिसकी वजह से दूसरा पार्टिकल उसमें एंटर कर पाता है, ठीक है। ये है फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकल्स ऑफ मैटर की। उसके बाद है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। अब अगर आप देखेंगे ना, जैसे अभी हमने जिस एग्जाम्पल की बात की कि पानी के अंदर अगर हमने नमक मिलाया, नमक बेशक से मिल जाता है, फिर भी अगर बिल्कुल स्टिल हम रख दें उसको थोड़ा टाइम और हम देखेंगे ना, उसमें थोड़ा बहुत हल्का हल्का कुछ ना कुछ हमें घूमता हुआ ज़रा ज़रा सा, बिल्कुल ज़रा ज़रा से पार्टिकल हमें दिखते हैं, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। ये उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि जो पार्टिकल्स हैं वो हमेशा घूमते ही रहते हैं। Particles of matter are continuously moving, that is, they possess what we call the kinetic energy, कि वो हमेशा ही घूमते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जिसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, उनके अंदर वो काइनेटिक एनर्जी होती है। अब चाहे वो हम नोटिस कर पाए वो मूवमेंट या ना कर पाए, लेकिन वो मूव करते ही रहते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारी धरती शिफ्ट होती रहती है, बेशक हमें पता नहीं चलता कि वो शिफ्ट हो रही है, वो मूव कर रही है, लेकिन वो मूव करती रहती है। सेम काइंड ऑफ कि जो पार्टिकल्स हैं ये कॉन्टिन्यूसली मूव करते ही रहते हैं, हमें उसका बेशक पता चल पाता है या नहीं चल पाता है, क्योंकि उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर। अब जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होता है, जैसे कि अगर पानी है, पानी को अगर हम गैस पे रखेंगे, ठीक है, तो जैसे जैसे पानी गर्म होता रहेगा, हम देखते हैं ना कि वो मूव करने लग जाता है, नीचे का पानी ऊपर आने लग जाता है, हम देखते हैं वो चीज़, ठीक है। तो वो क्या है कि जितना ज़्यादा जैसे जैसे, और अब पानी क्या है, हमने रख दिया, 10 मिनट बाद हम देखेंगे तो उसमें ज़्यादा हमें मूवमेंट देखने को मिलेगी पानी में, ठीक है। उसके बाद हमने और 5 मिनट 10 मिनट रखा तो वो पानी उबल जाएगा, उबलने के बाद क्या होगा, उसमें और भी ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर राइज करता है वो पार्टिकल्स और ही उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से घूमना शुरू कर देते हैं। सो वी कैन से दैट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीज। तो हम ये बात कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा, मतलब जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ता है उसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी भी इन पार्टिकल्स की बढ़ती चली जाती है, ठीक है। तो ये थी सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकल्स ऑफ मैटर की। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब कि ये जो पदार्थ हैं, पदार्थ के जो कण हैं, पार्टिकल्स हैं मैटर के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। कैसे? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल टुगेदर।
कि इनके अंदर हमें एक फोर्स देखने को मिलता है जो प्रेजेंट होता है, और वो जो फोर्स होता है वही एक रीज़न होता है जिसकी वजह से ये पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ रहते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि जैसे नमक है, हमने डिसॉल्व किया तो वो जो नमक के पार्टिकल्स हैं, नमक डिसॉल्व करने के बाद वो पार्टिकल्स, हमने कहा कि वो पार्टिकल्स तो मूव करते हैं, कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं वो, तो वो निकल के उस, मान लीजिए उस ग्लास में से ही बाहर चले जाएंगे, जिस ग्लास में हमने पानी में नमक मिलाया उसमें से वो पार्टिकल्स निकल के बाहर चले जाएंगे? नहीं ना, वो उसी के अंदर रहते हैं, वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं, लेकिन उसी ग्लास में ही मूव करेंगे वो कॉन्टिन्यूसली। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक ऐसा फोर्स होता है जो उनको बाइंड करके रखता है, ठीक है, जो उनको साथ में जोड़ के रखता है। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। अब ये जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन पार्टिकल्स का, कि ये जो उनको बाइंड करके रखता है, अब उसकी जो स्ट्रेंथ है कि वो कितने ज़्यादा मजबूत है वो फोर्स, कि वो कितना ज़्यादा लेवल तक बांध के रखता है या एक दूसरे के साथ जोड़ के रखता है, वो डिपेंड करता है उस पदार्थ के ऊपर, उस मैटर के ऊपर, जो कि वेरी करता है। मतलब कि अगर दो मैटर हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उन दोनों ही मैटर में जो वो फोर्स की स्ट्रेंथ होगी वो सेम होगी। मतलब जो ताकत होगी उनको बांधने की, साथ में रखने की, वो ज़रूरी नहीं है कि दोनों में सेम हो। जैसे हम कहते हैं ना कि दो पर्सन्स हैं तो दोनों पर्सन्स में मतलब सेम ताकत हो, उनके अंदर सेम स्ट्रांगनेस हो, वो एक दूसरे के जितने ताकतवर हों, ऐसा नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। उनमें वो ताकत अलग अलग होगी, किसी में कम होगी, किसी में ज़्यादा होगी, ठीक है, या मे बी इक्वल भी हो तो भी वो अलग तरीके से होगी। तो वही चीज़ हमें मैटर में देखने को मिलती है कि उनकी स्ट्रेंथ अलग अलग मैटर के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये क्या था गाइज, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी पार्टिकल्स ऑफ मैटर की, ठीक है, कि जो पदार्थ के हमें कण देखने को मिलते हैं उनकी कुछ विशेषताएं थी। क्या थी? पहला क्या थी? एक तो वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं, वो एक दूसरे की तरफ उनको अट्रैक्ट करते हैं, और तीसरी क्या थी? आई ऑल्सो फॉरगॉट। हाँ, और उनके अंदर स्पेसिस होते हैं, ठीक है, कुछ कुछ उनके अंदर जगहें होती हैं, वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं और वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, मतलब उनके अंदर फोर्स प्रेजेंट होता है जो उनको बाइंड करता है, बट वो फोर्स डिपेंड करता है मैटर टू मैटर। अब हम बात करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर की, ठीक है, कि मैटर की स्टेट्स क्या हैं, स्टेट कौन सी होती हैं? इतना तो हम बहुत नॉर्मल जानते हैं मैटर स्टेट्स की, सॉरी मैटर की स्टेट्स क्या होती है, जिसे हम बोलते हैं सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। तो हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू, व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट्स। मतलब कि अगर हम अलग अलग चीज़ें अपने आसपास देखें, ठीक है, कि हमारे आसपास क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं, तो उनकी स्टेट्स क्या हैं, मतलब किस किस स्टेट में हमें देखने को मिलते हैं वो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक बुक पड़ी है, मेरे पास, ठीक है, मेरी सराउंडिंग्स में, तो वो बुक क्या है, वो बुक कौन सी स्टेट में है। अब अगर हमें पूछा जाए कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, तो हम एज द नेम सजेस्ट हम उसी से बता सकते हैं कि वो तो सॉलिड है। मैं बोलूँ कि मेरे पास पानी है, पानी रखा है, तो पानी क्या है, सॉलिड, लिक्विड या गैस? लिक्विड है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें अपने आसपास चीज़ें देख के भी हम पता कर सकते हैं कि वो कौन सी स्टेट में है। We can see that matter around us exists in three different states: solid, liquid and gas। कि इन्हीं तीन स्टेट में हमें अपने आसपास की चीज़ें देखने को मिलती हैं। These states of matter arise due to variation in the characteristics of the particles of matter। कि जो पदार्थ के कण की विशेषताएं हैं उनमें कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे कि हमने बात की थी कि हर एक मैटर एक दूसरे से अलग होता है, उनके पार्टिकल्स एक दूसरे से अलग होते हैं, तो उनमें जो वेरिएशंस हैं, उनमें जो अलग अलग चीज़ें हैं, उनकी वजह से ही उनकी स्टेट डेवलप होती है। तो किसी की कैरेक्टरिस्टिक्स या किसी की जो भी उनकी प्रॉपर्टीज़ है उसकी वजह से स्टेट सॉलिड होगी, किसी की लिक्विड, किसी की गैस, ठीक है। जैसे कि हमने सुनते ही बता दिया कि पानी है, पानी की स्टेट क्या होगी, लिक्विड स्टेट होगी, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी ही इस तरीके की है।
तो उसकी प्रॉपर्टीज़ की वजह से या वो जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उसको देखते हुए हम बता सकते हैं, इसीलिए उनकी स्टेट अलग अलग होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट की, जो ठोस अवस्था है। सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। Solids may break under force, but it is difficult to change their shape, so they are rigid. कि सॉलिड क्या है? सॉलिड वो होते हैं, अगर हम एक तरीके से ये देखें कि सॉलिड मतलब कि भाई बहुत सॉलिड है, मजबूत बहुत है, तो उसकी डेफिनेशन, उसका मीनिंग क्या आ रहा है? हमने सॉलिड किस बेसिस पे बोला ये कि भाई उसको तोड़ ही नहीं सकते आप। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये वो वाला सॉलिड नहीं है कि जिस चीज़ को हम तोड़ नहीं सकते वो सॉलिड है। नहीं, उसको हम तोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है उसको हम तोड़ नहीं सकते। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक वाटर बॉटल है, बॉटल उसके अंदर पानी नहीं, अगर मैं बॉटल की स्टेट पूछूं तो बॉटल क्या है? सॉलिड है। लेकिन क्या बॉटल टूट नहीं सकती? बॉटल टूट सकती है। तो ये वो वाला सॉलिड नहीं है। सॉलिड मतलब वो है कि जिसकी अगर हम उस पर कोई फोर्स लगाते हैं तो हम इजीली उसकी शेप को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब क्या है, हम उसको तोड़, अगर वो ज़्यादा फोर्स में आती है तो हम उसको तोड़ सकते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो वैसे शेप है हम उसको ऑल टुगेदर बदल नहीं सकते। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि वो रिजिड है, कठोर है, उनको हम कहते हैं सॉलिड स्टेट। ठीक है, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई हैं जिनको हम देखेंगे, उनसे हमें प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा कि सॉलिड स्टेट एक्चुअल में होती क्या है। ए में क्या दिया गया है? व्हाट अबाउट अ रबर बैंड? कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग? इज इट अ सॉलिड? कि एक रबर बैंड है, ठीक है, अब वो रबर बैंड को हम खींच सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं। हम स्ट्रेच करने पे हम कहेंगे कि उसकी शेप तो चेंज हो जाती है, लेकिन जब हम वो स्ट्रेच करना छोड़ेंगे तो क्या वो वापस से अपनी ही जगह पे आ जाती है कि नहीं आ जाती? बिल्कुल आ जाती है। तो क्या वो सॉलिड है? वो बिल्कुल सॉलिड है। कि हम उसको तोड़ सकते हैं, वो रबर बैंड को हम तोड़ सकते हैं, लेकिन हम वैसे उसकी शेप को ऑल टुगेदर ऐसे चेंज नहीं कर सकते, वो रिजिड है, वो एक सॉलिड है। ठीक है, व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट? व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार्स दीज टेक द शेप ऑफ द जार, आर दे सॉलिड? कि अगर हम शुगर की, चीनी या हम नमक की बात करें तो क्या बोला गया है कि अगर हमारे पास अलग अलग शेप के जार्स हैं, फॉर एग्जाम्पल हम बोल दें कि एक मेरे पास ओवल शेप का जार है, ठीक है, एक मेरे पास स्क्वायर शेप में है, एक मेरे पास ट्रायंगल शेप में है, तो क्या अब उनके अंदर अगर मैं चीनी या नमक डालती हूँ तो क्या करेगा? क्या वो उस जार की ही शेप ले लेगा? उस जार की शेप के अकॉर्डिंग ही अपने आप को एडजस्ट कर लेगा? बिल्कुल कर लेगा। उसी में जो हमें चीनी का दाना देखने को मिल रहा है, उसको जहाँ जगह मिलेगी वो वहाँ चला जाएगा, वो उस हिसाब से ही स्पेस ले लेंगे, जगह ले लेंगे, और वो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से आ जाएंगे, है ना? तो क्या है? वो सॉलिड है। सॉलिड की एक क्या भी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि उनके अंदर जो सॉलिड होते हैं ना, उनके अंदर ना स्पेस, जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर स्पेस बहुत कम होता है। अब अगर हम चीनी, मान लीजिए एक कटोरी में ही, अगर हम एक बाउल में ही चीनी डालते हैं तो चीनी क्या है, एक के ऊपर एक, उसके अंदर हमें स्पेस कम देखने को मिलता है, स्पेस नहीं होता उनके बीच में। जहाँ भी स्पेस होता है वो उसको उसी वहीं पे उस स्पेस में जाके उस स्पेस को कवर अप कर लेते हैं, जगह नहीं होती बिल्कुल भी। क्या है वो? सॉलिड है, वो सॉलिड पार्टिकल्स में होता है। ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट अ स्पॉन्ज? इट इज अ सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट, वाई? अब एक स्पॉन्ज है, ठीक है, स्पंज होता है ना, स्पंज, हम उसको बोलते कि स्पंज एक सॉलिड है, लेकिन हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं, उसको दबा सकते हैं, ठीक है, स्क्वीज कर सकते हैं उसको, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं वो सॉलिड है। क्यों? क्योंकि जब तक हमने उसको दबाया हुआ है, वो चाहे कितना भी बड़ा है वो हमारी मुट्ठी में समा सकता है, लेकिन हम जैसे ही मुट्ठी खोलेंगे तो वो स्पंज वापस से अपनी वही शेप रीगेन कर लेता है।
है ना। और हमने सॉलिड में क्या चीज़ पढ़ी है कि इट हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप, कि अगर कोई आउटसाइड फोर्स भी उसके ऊपर लग जाता है, हमने फोर्स लगाया, हमने उसको अपनी मुट्ठी में बंद किया, लेकिन जैसे ही हमने मुट्ठी खोली उसने वापस से अपनी शेप रीगेन कर ली, तो क्या है वो, इसीलिए सॉलिड है। अब इनका एक देखिए रीजन दिया हुआ है, ऑल द अबव आर सॉलिड्स, ये तीनों के तीनों जो हमने बात की, रबर बैंड की, शुगर सॉल्ट की और स्पंज की, ये सारे सॉलिड्स हैं। किस तरीके से, अ रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर फोर्स एंड रिमेन्स द सेम शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड, इफ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक्स, कि एक रबर बैंड को अगर स्ट्रेच किया जा रहा है, मतलब कि फोर्स लगाया जा रहा है, तो वो अपनी शेप को चेंज करती है, लेकिन अगर उस पे से वो फोर्स हटा दिया जाता है, मतलब अगर हम उसको स्ट्रेच करना बंद कर देंगे तो वापस अपनी उसी शेप में आ जाती है, और अगर हम उस पर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो टूट जाएगी, लेकिन वो अपनी वैसे शेप को चेंज नहीं करेगी। ठीक है। फिर सॉल्ट और शुगर वाले की बात करें हम, तो द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन्स फिक्स्ड वेदर वी टेक इट इन आवर हैंड, पुट इन अ प्लेट और इन अ जार, कि वो उसकी जो शेप है वो बिल्कुल सेम ही रहती है, कि एक चीनी का दाना है, उसको चाहे हम एक प्लेट पे रख रहे हैं, अपने हाथ पे रख रहे हैं, किसी भी शेप के, हमने बात की थी कि ओवल शेप है, एक स्क्वायर शेप है, एक ट्राइंगल शेप जार है, तो हम किसी में भी डाल रहे हैं, हमने क्या कहा कि उसको जहाँ जगह मिलेगी वो वहाँ जाके सेटल हो जाएगा चीनी का दाना, लेकिन रहेगा तो वो उसी शेप में ना, वो क्रिस्टल बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहेगा उसी शेप में, क्या है वो, सॉलिड है। फिर स्पॉन्ज, अ स्पॉन्ज हैज मिनट होल्स in which air is trapped. When we press it, the air is expelled out and we are able to compress it. कि एक जो स्पंज होता है उसके अंदर माइन्यूट होल्स होते हैं, छोटे छोटे, अगर आप स्पंज देखेंगे तो आपको दिखेंगे, दिखते भी हैं किसी किसी में तो, कि बिल्कुल ज़रा ज़रा से बहुत बारीक उसमें ना होल्स होते हैं, छेद होते हैं ऐसे। ठीक है। तो जिसके अंदर हवा फंस जाती है, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो हवा उसके अंदर ट्रैप हो जाती है, फंस जाती है। तो जब हम उसको प्रेस करते हैं, हमने जैसे हमने उसको मुट्ठी में दबाया, तो क्या होती है, वो हवा निकल जाती है, जो हवा उसमें ट्रैप हो रखी होती है वो हवा निकल जाती है, हवा निकलने की वजह से वो पिचक जाता है। लेकिन जैसे ही हम उसको अपनी मुट्ठी खोलते हैं, हम जैसे ही खोलते हैं तो वापस से एयर उसी के अंदर आके ट्रैप हो जाती है, इसीलिए वो वापस से अपनी शेप रीगेन कर लेता है। ठीक है। तो इसीलिए स्पंज भी एक सॉलिड है। राइट। तो ये थी सॉलिड स्टेट। अब हम बात करेंगे लिक्विड स्टेट की, कि लिक्विड स्टेट, तरल अवस्था क्या होती है। लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड्स की कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती है। पानी है, क्या पानी की कोई शेप होती है, देखिए कभी पानी की शेप आज तक देखी है, नहीं, लेकिन एक फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। ठीक है। कि आप जैसे अगर हम बोलें कि 10 मिलीलीटर्स ऑफ वाटर है, तो आप वो 10 मिलीलीटर्स ऑफ वाटर को किसी भी कंटेनर में रखो, वो 10 मिलीलीटर्स ही रहेगा। ठीक है। तो उसकी वॉल्यूम फिक्स्ड होती है। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, कि जिस भी कंटेनर में आप उसको रखोगे उसकी वॉल्यूम सेम ही रहेगी। अगर आपने 10 मिलीलीटर वाटर लिया है तो वो 10 मिलीलीटर ही रहेगा, बेशक से आप किसी भी कंटेनर में डाल रहे हो, बस वो हर कंटेनर की अपनी, उस कंटेनर की शेप लेता है बजाय कि अपनी शेप की, कि उसकी अपनी खुद की कोई शेप नहीं होती, उसको जिस चीज़ में डाला जाएगा वो उसी की शेप ले लेगा। उसको ग्लास में डाला जाएगा तो वो ग्लास की शेप ले लेगा, उसको एक बकेट में डाला जाएगा तो वो बकेट की शेप ले लेगा, क्योंकि उसकी खुद की कोई शेप नहीं होती है। लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज शेप, सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। अब क्योंकि वो फ्लो करते हैं, अब पानी है, अगर हम अब जैसे वो क्या करते हैं, शेप चेंज करते रहते हैं, जैसे हमने बोला कि ग्लास में डाला तो ग्लास की शेप ले लेंगे, बकेट में डाला बकेट की शेप ले लेंगे, लेकिन अगर हम ग्लास में से उस पानी को निकाल देते हैं तो वो क्या है, क्या वो जैसे हमने अभी फॉर एग्जाम्पल चीनी की बात की, चीनी है, अगर हम चीनी गिरेंगे तो क्या वो नीचे वहीं पे गिर जाएगी, वो चलेगी तो नहीं, वो हो सकता है वो तेजी से गिरने से बाउंस अप हो जाए, लेकिन गिरेगी तो वहीं। ठीक है। लेकिन पानी क्या होता है, वो बहता चला जाता है, वो फ्लो करता है, पानी बहता है, चीनी तो बहती हुई नहीं देखी होगी, इसीलिए हम उसको कह रहे हैं वो रिजिड है, वो सॉलिड है। पानी क्या होता है, वो बहता है, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं कि वो फ्लूइड है। ठीक है।
पानी है, जूस है, मिल्क है, टी है, कॉफ़ी है, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये लिक्विड है, क्योंकि ये फ्लूइड है, इनकी अपनी कोई शेप नहीं है। ठीक है। सॉलिड्स एंड लिक्विड्स कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिसॉल्व इन वाटर। कि सॉलिड्स हैं या जो लिक्विड्स हैं या गैसेस हैं, वो सारी की सारी लिक्विड्स में डिफ्यूज हो सकती है। जैसे कि अभी हम चीनी की ही बात कर रहे हैं। अगर हम चीनी को घोल देंगे, जैसे पानी है, पानी के अंदर अगर हम चीनी को घोलते हैं तो क्या वो पानी नहीं बन जाती? चीनी बनती है ना, चीनी पानी बन जाती है अगर हम चीनी को घोल देते हैं तो, अगर उसको पानी के अंदर, ठीक है, तो वो क्या है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। या अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस, जैसे एटमॉस्फेयर में हमें गैसेस देखने को मिलते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये गैसेस हैं जो हमें देखने को मिलती है अपनी सराउंडिंग्स में। ये भी कैसे डिफ्यूज हो जाती हैं? जैसे कि पानी है, ये पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाती हैं। अब हम जो पानी पीते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ लिक्विड है, उस पानी में गैसेस भी डिजॉल्व हैं। ठीक है, तो गैसेस भी क्या है? लिक्विड के अंदर ही डिफ्यूज हो जाती हैं। दीज गैसेस स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। कि कुछ गैसेस, जैसे कि अगर हम मेनली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये ज़रूरी हैं किसके लिए? प्लांट्स और एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए। जो एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, जैसे कि जो हमें मतलब जो समुद्री जीव हमें देखने को मिलते हैं, समुद्री पौधे हैं या जो समुद्री जीव हैं, मेरीन स्पीशीज हमें देखने को मिलती हैं, तो क्या अब हम क्या कहते हैं कि उनको सनलाइट चाहिए, ठीक है, सूरज की किरणें। और पानी में हम बात करते हैं ना कि ऑक्सीजन डिजॉल्व है, अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो वो पौधे मर मर जाते हैं। या जो हमें कोरल रीफ्स देखने को मिलती हैं तो वो अ, मरना शुरू हो जाती हैं, उनकी ब्लीचिंग होनी शुरू हो जाती है, एनिमल्स मरना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जैसे हम एल्गी की भी बात करते हैं कि अगर पानी में एल्गी ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती है, एल्गी की प्रोडक्शन हमें देखने को मिलती है, तो उससे क्या होता है कि वो जो एल्गी है, वो ऊपर की जो ऊपरी लेयर है वो उसको कवर कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा ले लेती है एल्गी भी। ऑक्सीजन ज़्यादा लेने की वजह से और उसको सराउंडिंग्स में से उस पानी को ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। ठीक है, अब ऑक्सीजन ज़्यादा कौन कंज्यूम कर रहा है? वो एल्गी कंज्यूम कर रही है, तो वो जो दूसरे स्पीशीज हैं और जो पौधे हैं उनके लिए ऑक्सीजन कम रह रही है। ठीक है, तो उससे हमें क्या पता चल रहा है कि पानी के अंदर गैसेस भी डिसॉल्व हो जाती हैं। राइट। ऑल लिविंग क्रीचर्स नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल। कि ये तो हम जानते हैं, जीने के लिए हर किसी को सांस लेना जरूरी है। द aquatic animals can breathe अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। वही बात कि पानी के नीचे वो एनिमल्स बेशक से सर्वाइव कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं, लेकिन उनको सांस लेने के लिए वो कहाँ से सांस लेते हैं? हम पानी के नीचे सर्वाइव नहीं कर सकते ज़्यादा टाइम। क्यों? क्योंकि हमें सांस लेने के लिए पानी के बाहर आना पड़ता है। हम उस पानी के अंदर से हमें सांस नहीं आता। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो पानी के नीचे इसलिए सरवाइव कर पाते हैं क्योंकि उनके पास क्या एक टेक्निक होती है कि वो उस पानी के अंदर जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसको वो यूज करके सांस ले पाते हैं, ब्रीद कर पाते हैं। दस वी मे कंक्लूड दैट सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। कि हर स्टेट लिक्विड के अंदर डिफ्यूज की जा सकती है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड्स। कि लिक्विड्स के अंदर डिफ्यूज करना ज़्यादा हो सकता है, रेट ज़्यादा है बजाय कि सॉलिड्स के। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन द लिक्विड स्टेट particles move freely and have greater space between each other as compared to particles in the solid state। वही जो भी हमने बात की थी कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल एक कंटेनर है, मान लीजिए, अगर मैं उसके अंदर बॉल्स डाल रही हूँ तो वो बॉल्स एक दूसरे के ऊपर ऊपर जहाँ जगह मिलेगी वो वहाँ वहाँ फंसती चली जाएगी, उनके बीच में हमें बहुत कम स्पेस देखने को मिलेगा। लेकिन अगर लिक्विड स्टेट की बात है तो उसके जो लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो थोड़े से फ्रीली स्पेस्ड होते हैं, उसमें हमें सॉलिड पार्टिकल्स के कंपैरेटिवली ज़्यादा जगह देखने को मिलती है, वो ज़्यादा फ्रीली स्पेस्ड होते हैं, उनके अंदर ज़्यादा मतलब स्पेस होता है। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा इजी होता है लिक्विड स्टेट में जल्दी डिफ्यूज़ करना।
ठीक है, तो ये थी लिक्विड स्टेट। अब हम बात करेंगे अपनी गैसियस स्टेट की, गैसीय अवस्था की। गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, कि वो सबसे ज़्यादा हम कंप्रेस कर सकते हैं। कि सॉलिड्स हैं, हमें दिखेंगे कि अरे एक दूसरे से चिपके हुए हैं, बिल्कुल टाइटली पैक्ड है। लिक्विड्स की हम बात करें तो दिखेंगे कि हाँ चलो थोड़ी थोड़ी दूरी पे हैं, थोड़े थोड़ा दूर है, ठीक है। और गैसेस की हम बात करें तो बहुत बहुत दूर है, एक इस दिशा में, एक उस दिशा में, एक उस दिशा में, ऐसे उड़ रहे हैं। वो होती है गैसेस, और वो हाईली कंप्रेसिबल होती है, हम सबसे ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे सॉलिड है, एक बुक को आप कितना ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, आप कितना दबा सकते हैं, एक लेवल तक। लिक्विड है, पानी को या कोई भी लिक्विड है, हम उसको दबा सकते हैं, बट उसको भी हम ज़्यादा नहीं कर सकते जितना ज़्यादा हम गैसेस को दबा सकते हैं। The liquefied petroleum gas cylinder that we get in our home for cooking or the oxygen supplied to hospitals in cylinders is compressed gas। कि जो हमारे पास एलपीजी सिलेंडर आता है उसके अंदर भी तो क्या है, गैस ही तो भरी हुई है जो हम कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं। या जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हमें हॉस्पिटल्स में देखने को मिलते हैं, उनके अंदर क्या होती है, कंप्रेस्ड गैस होती है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज यूज्ड एज फ्यूल दीज डेज इन व्हीकल्स। सीएनजी की हम बात करते हैं ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी हम भरवाते हैं अपने व्हीकल्स में, अपनी कार्स में, ठीक है, तो वो फ्यूल के तौर पे यूज़ की जाती है आज के टाइम पे। ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी, लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ अ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू अ स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्टेड इजीली। अब उसकी ये जो प्रॉपर्टी है कि उसको बहुत ज़्यादा हाईली लेवल पे कंप्रेस किया जा सकता है, दबाया जा सकता है, तो हम एक छोटे से ही सिलेंडर में काफ़ी सारी गैस भर सकते हैं, क्योंकि वो हाईली कंप्रेसिबल होती है और उसको ईजीली, बहुत आसानी से हम ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं गैस को, क्योंकि गैस में कोई वज़न तो होता नहीं। वज़न किस चीज़ का होता है, जिस चीज़ के अंदर उसको भरा हुआ है ज़्यादातर। गैस का बहुत ज़्यादा वज़न नहीं होता है, ठीक है, तो हम उसको ईजिली ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ द अरोमा of food mixed with the particles of air spread from the kitchen reach us and even farther away। अब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैगी है, अगर हम मैगी बना रहे हैं, ठीक है, अगर किसी को नहीं पता कि घर में मैगी बन रही है, उसको भी पता चल जाता है कि अरे मैगी बन रही है ना। कैसे पता चलता है, दूर बैठे हुए दूसरे रूम में बैठे हैं, कैसे पता चलता है कि मैगी की खुशबू आ रही है ना, कोई मैगी बना रहा है, मैगी की खुशबू आ रही है। वो खुशबू कैसे आती है, कि जो उस फूड की खुशबू है वो हवा के साथ, हवा के अंदर, वो हवा में फैल जाती है। हवा में फैल के वो, जैसे हवा एयर मूव करती है, वो हवा के साथ साथ दूसरी जगहों पे पहुंचना शुरू कर देती है, ठीक है। द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीचेस अस इन सेकेंड्स, कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। कि क्या एक सॉलिड जो है, क्या उस सॉलिड की इतनी ज़्यादा स्मेल आ सकती है, या अगर मान लीजिए चीनी लेके आए हैं आप, क्या आपको चीनी के बारे में पता चल जाएगा, अगर आप दूसरे रूम में, एक रूम में बैठे बैठे हुए आप पढ़ रहे हैं, आपको नहीं पता किचन में क्या हो रहा है क्या नहीं, आपको कुछ नहीं पता। किचन में अगर एक डिब्बे में चीनी डाली जा रही है, क्या आपको पता चल जाएगा चीनी डाली जा रही है, नहीं पता चलेगा, ठीक है। या आप अगर किसी ने अगर मान लीजिए बकेट में पानी भर के रखा है, तो क्या आपको उसके बारे में पता चल जाएगा, नहीं। लेकिन अगर कोई गरम गरम खाना बनाया जा रहा है, जैसे हमने मैगी की बात करी, तो हमें वो फट से पता चल जाती है। तो क्या है, डिफ्यूजन रेट, वो बहुत जल्दी डिफ्यूज हो जाती है, बहुत जल्दी फैल जाती है गैस, ठीक है। एयर में वो खुशबू एयर में आ जाती है, और क्योंकि हवा बहुत जल्दी फैलती है, तो उसकी वजह से हमें उसका पता चल जाता है। तो डिफ्यूजन रेट गैसेस का सबसे ज़्यादा हाई होता है सॉलिड्स और लिक्विड से कंपेयर करें तो। Due to high speed of particles and large spaces between them, gases show the property of diffusing very fast into other gases। वही हमने बात की कि उसकी हाई स्पीड है मूव करने की, और ज़्यादा स्पेस उसमें होता है, तो इसलिए बहुत जल्दी वो मिक्सअप हो जाती है और डिफ्यूज़ हो जाती है, फैलने लग जाती है दूसरी गैसेस के साथ मिक्स होके। In the gaseous state, the particles move around about randomly at high speed. Due to this random movement, the particles hit each other and also the walls of the container। कि अब क्योंकि वो रैंडमली मूव करने लग जाते हैं इधर उधर, कोई एक परफेक्ट या कोई प्रॉपर एक डायरेक्शन नहीं होती, और वो बहुत जल्दी जल्दी मूव करते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ भी टकराते हैं और मे बी वो कंटेनर के साथ भी टकरा जाते हैं।
द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज बिकॉज ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो जो प्रेशर होता है जो गैस एक्सर्ट करती है वो क्यों, क्योंकि वो पार्टिकल्स बहुत जल्दी 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 मूव करते हैं, तो वो टकराते हैं जब, तो वो जो कंटेनर की वॉल्स के साथ टकराते हैं तो उसकी वजह से वो हमें प्रेशर फील होता है, और उसको हम कह देते हैं कि जो गैस के जो पार्टिकल्स हैं पर यूनिट एरिया वो फोर्स जो एक्सर्ट कर रहे हैं, लगा रहे हैं वो फोर्स, ठीक है, उसको हम वो प्रेशर बोल देते हैं। ठीक है, तो ये थी गैसियस स्टेट। तो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द चैप्टर हमने कवर कर लिया है गाइज, और चैप्टर 1 मैटर इन आर सराउंडिंग्स। बाकी का हाफ चैप्टर हम कल कवर करेंगे, तो आप बाकी का चैप्टर रीड करके आइएगा और इस चैप्टर को इसको रिवाइज कर लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या कोई भी फीडबैक हो कि कोई पढ़ाने की टेक्निक चेंज करनी है, कुछ भी चीज़ है तो फील फ्री, आप फीडबैक दे सकते हैं, अपना कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।